हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स की यूनिट नंबर 4 के एमसीक्यूज़ के बारे में। और ये यूनिट नंबर 4 आपकी आधारित है पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत। इट मीन्स अगर आपको इंग्लिश में समझाया जाए तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है परफेक्ट कंपटीशन। और परफेक्ट कंपटीशन की कंडीशन में एक फर्म के क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, क्या क्या स्थितियां परफेक्ट कंपटीशन में आती हैं, उनकी इस वीडियो में जो है एमसीक्यूज़ में बात की जाएगी। पहला नंबर पर आपको जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है वो है पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत इनमें से होता है, ये जो तीन कंडीशन दी हैं, ए आर इक्वस टू एम आर, ए आर इज़ ग्रेटर देन एम आर, ए आर इज़ लेस देन एम आर, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, सबसे पहले तो आपको ए आर एम आर ये बात इसका पता होना ज़रूरी है। तो परफेक्ट कंपटीशन की तो बात चल रही है, यानी पूर्ण प्रतियोगिता की बात चल रही है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये ए आर एम आर क्या है? ए आर का मतलब है एवरेज रिवेन्यू, ठीक। और एम आर का मतलब है मार्जिनल रिवेन्यू, ठीक है। जब आप बात करते हैं आगम की, आगम यानी कि रिवेन्यू, आपके पास जो आ रहा है, इनकम जो आपको जनरेट हो रही है, उसे आगम कहा जाता है, ठीक है। तो जो एवरेज रिवेन्यू होता है परफेक्ट कंपटीशन के दौरान में, परफेक्ट कंपटीशन में जो आपका रिवेन्यू, जो आप जो चीज़, जो भी प्रोडक्ट आप जो है बेच रहे हैं, उसको बेच करके जो आप प्राप्त करते हैं वो आपका आगम या रिवेन्यू कहलाता है। और ये परफेक्ट कंपटीशन में एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू इक्वल होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखनी है बात। भाई आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, एक पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में, यानी एक परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर किसी वस्तु की कीमत कौन निर्धारित करता है? परफेक्ट कंपटीशन है, वस्तु की कीमत को कौन निर्धारित करेगा? क्रेता यानी जो परचेजर होता है वो करेगा, विक्रेता यानी कि जो सेलर है वो करेगा, एक फर्म करेगी यानी, या फिर एक उद्योग करेगा। तो भाई परफेक्ट कंपटीशन का मतलब आपको मैं पहले बता दूं, पूर्ण प्रतियोगिता एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पर जो क्रेता होता है वह स्वतंत्र होता है और विक्रेता भी स्वतंत्र होता है। क्रेता और विक्रेताओं के संख्या बहुत अधिक होती है और उन्हें बाजार का पूर्ण ज्ञान भी होता है। और पूरे मार्केट में एक ही जैसी वस्तु जो है बेचने के लिए और ख़रीदने के लिए रखी होती है। अब ऐसी स्थिति में आप सोचिए कि वहाँ पर मूल्य कैसे डिसाइड हो। तो वहाँ पर मूल्य जो डिसाइड करेगा वो उद्योग करेगा, इंडस्ट्री करेगी, ठीक है। जैसे मोबाइल की बात चल रही है, अगर आप मोबाइल मार्केट में जाएं और मोबाइल मार्केट में आप सभी जगह पर सैमसंग का मोबाइल ही ख़रीदने के लिए गए हैं, और आपको पता है कि सैमसंग का जो मोबाइल है उसकी जो कीमत है वो विक्रेता डिसाइड नहीं करेगा, वो डिसाइड करेगा उद्योग, यानी सैमसंग का जो प्रोड्यूसर है वो करेगा, ठीक। आगे बढ़ रहा हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। निम्न में से कौन सी एक फर्म न्यूनतम लागत फर्म होती है? न्यूनतम लागत फर्म का मतलब होता है मिनिमम कॉस्ट फर्म। तो इनमें से कौन सी फर्म होती है? पूर्ण प्रतियोगी फर्म, अपूर्ण प्रतियोगी फर्म, एकाधिकारी फर्म या द्विआधिकारी फर्म। देखिए भाई, अभी हम बात क्या कर रहे हैं यहाँ पर हम पूर्ण प्रतियोगिता की बात कर रहे हैं। तो पूर्ण प्रतियोगिता की ही यहाँ पर बात हो गई, तो आंसर भी है पूर्ण प्रतियोगी फर्म ही होगा इसका। और इससे आपको क्या याद रखना है कि पूर्ण प्रतियोगी फर्म जो होती है एक न्यूनतम लागत फर्म होती है, इसमें मिनिमम कॉस्ट का जो है यूज़ होता है। चौथे नंबर पर हम बात कर रहे हैं पूर्ण प्रतियोगी बाजार में, यानी परफेक्ट कंपटीशन का जो मार्केट है उसमें वस्तु की कीमत कौन निर्धारित करता है? ये दोबारा क्वेश्चन आ गया। अभी मैंने आपको इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन फिर से बताया है। उपभोक्ता यानी कंज्यूमर, उत्पादक यानी कि जो प्रोड्यूसर हैं, सरकार या उद्योग की मांग और आपूर्ति की शक्तियाँ। चौथे नंबर का आंसर सही है। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत
एक फर्म की औसत आगम यानी एवरेज रिवेन्यू और सीमांत आगम यानी मार्जिनल रिवेन्यू, ये दोनों इक्वल होती है, बराबर होती है, बार बार बता रहा हूँ आपको। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता में केवल एक फर्म होती है, कीमत विभेद होता है, वस्तु विभेद होता है, या वस्तुएं समरूप होती हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तुएं समरूप होती है, एक जैसी होती हैं। ठीक है भाई, एक ही फर्म नहीं होती है, एक ही फर्म होगी आपकी मोनोपोली यानी एकाधिकार में। कीमत विभेद भी नहीं होता है यहाँ पर, वस्तु विभेद भी नहीं होता है, वस्तुएं समरूप होती हैं। तो आंसर नंबर इसका डी ऑप्शन सही है। चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 7वां क्वेश्चन है, ए आर प्रदर्शित किया जाता है। ए आर यानी कि एवरेज रिवेन्यू, एवरेज रिवेन्यू प्रदर्शित किया जाता है टी आर अपॉन क्यू, डेल्टा क्यू अपॉन पी, डेल्टा टी आर अपॉन डेल्टा क्यू। तो 7वें नंबर पर मैं पहले आपको बता दूं ये डेल्टा क्या होता है। डेल्टा किसी भी चीज़ की कमी को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है, और हम बात कर रहे हैं एवरेज की। तो एवरेज हमेशा टोटल से निकलता है, जहाँ पर टी आर अपॉन क्यू इसका आंसर सही रहेगा। ठीक है, डेल्टा टी आर अपॉन डेल्टा क्यू नहीं होगा। डेल्टा टी आर का मतलब क्या है, टोटल रिवेन्यू में कमी, यानी 2 वर्षों के बीच इन्होंने तुलना करके जो टी आर निकाला है वो डेल्टा टी आर है। यहाँ पर आंसर है टी आर अपॉन क्यू, टोटल रिवेन्यू अपॉन क्वांटिटी, इसका आंसर है। आगे बात कर रहे हैं 8वें क्वेश्चन की। एम आर यानी मार्जिनल रिवेन्यू प्रदर्शित किया जाता है। तो मार्जिनल रिवेन्यू, मार्जिन, मार्जिन कहाँ पर आएगा भाई निकल के आपका, मार्जिन निकलेगा कैसे, मार्जिन यानी कमी की बात अभी मैंने आपको पिछले ही क्वेश्चन से रिलेटेड बताई। तो कमी वाले उसमें आपको क्या करना है, डेल्टा टी आर अपॉन डेल्टा क्यू इसका आंसर है भाई। ठीक, आगे बढ़े 9वां क्वेश्चन। एकाधिकार यानी मोनोपोली एवं एकाधिकारी प्रतियोगिता मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में होता है। ए आर इक्वल टू एम आर, ए आर इज ग्रेटर देन एम आर, ए आर इज लेस देन एम आर, या इनमें से कोई नहीं। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात कर रहे हैं हम, तो वहाँ पर जो एवरेज रिवेन्यू है वो मार्जिनल रिवेन्यू से हमेशा ज़्यादा होगा। ठीक, और जो हमारा परफेक्ट कंपटीशन है, पूर्ण प्रतियोगिता है, वहाँ पर ए आर इक्वल टू एम आर होगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए भाई। 10वां क्वेश्चन है, जब सीमांत आगम यानी मार्जिनल रिवेन्यू होता है तो कुल आगम अधिकतम होता है। जब मार्जिनल रिवेन्यू होता है तो कुल आगम अधिकतम होता है, शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक, या ये सभी। तो यहाँ पर क्या होएगा, जब मार्जिनल रिवेन्यू आपका 0 होगा तो आपका कुल जो टोटल रिवेन्यू होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, मार्जिनल रिवेन्यू अगर आपका 0 होगा तो टोटल रिवेन्यू आपका ज़्यादा होगा। ठीक है भाई, बढ़ रहे हैं आगे। चले मैं तुमको मार्जिनल रिवेन्यू के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि कोई फर्म है जो अपनी वस्तु की 1 इकाई कम या अधिक बेचने से उसके जो टोटल रिवेन्यू में जो परिवर्तन आ रहा है उसे हम मार्जिनल रिवेन्यू कहते हैं। समझ गए बात। सपोज कीजिए आप जो है 10 रुपये आपको अर्न हो रहे हैं, 10 रुपये 1 यूनिट बेचने से आपको 10 रुपये अर्न हो रहे हैं। ठीक, लेकिन अगर आपने 2 यूनिट बेच दी, ठीक, 2 यूनिट बेचने से आपको 10 रुपये हो रहे हैं अर्न, लेकिन अगर आपने 1 यूनिट बेची तो आप 5 रुपये के जो है लॉस में चले गए। तो जो इसका डिफरेंस है वो क्या होगा, आपका मार्जिनल रिवेन्यू है। सीधी सी बात करें तो यदि किसी फर्म द्वारा अपनी वस्तु की 1 इकाई कम या अधिक बेचने से उसके टोटल रिवेन्यू में जो डिफरेंस आ रहा है उसे हम सीमांत आगम यानी मार्जिनल रिवेन्यू कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। एक वस्तु की 5 इकाइयाँ बेचने से, यूनिट हो गई 5, कुल आगम यानी टोटल रिवेन्यू आपका 100 रुपया हो गया।
6 इकाइयाँ बेचने पर ₹8 है। 6 इकाइयाँ किस कीमत पर बेची जाती हैं? पाँच इकाइयाँ बेचने पर कुल आगम यानी टोटल रिवेन्यू ₹100 है। 6 इकाइयाँ बेचने पर ₹8 है। 6 इकाइयाँ किस कीमत पर बेची जाती हैं, ये बात हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 6, ये जो आपका 11वां है, इसका आंसर हमारा देखिए, ये ₹8 जो यहाँ लिखा हुआ है ना यार, ये गलत है। ये 8 की जगह 108 होगा पहले तो, ठीक है। 6 इकाइयाँ बेचने पर ₹8 नहीं आएगा, 108 लिखना था यहाँ पे। तो जो इनका 18 छंग 108 हो गया, ठीक। ₹108 यानी ₹18 यूनिट पर बेची जाएंगी, जब जाके ₹8 का इन्हें फायदा होगा। समझे? आगे बात कर रहे हैं 12वें क्वेश्चन की। नाशवान वस्तुओं पर पूर्ति का नियम लागू होता है, लागू नहीं होता है, आंशिक रूप से लागू होता है। नाशवान वस्तु कौन हो गई? गिफिन गुड्स। 12वां क्वेश्चन, ये पूर्ति का नियम उन पर लागू नहीं होता है भाई। अन्य वस्तुओं के उत्पादन में आगत के रूप में प्रयुक्त होने वाली वस्तुएं क्या कहलाती हैं? क्या कहलाएंगी? अंतिम वस्तुएं, मध्यवर्ती वस्तुएं, या ए और बी दोनों, उपभोग वस्तुएं। 13वां क्वेश्चन का आंसर है मध्यवर्ती वस्तुएं, क्योंकि हम अन्य वस्तुओं के उत्पादन में आगत के रूप में प्रयुक्त होने वाली वस्तुएं मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं। तो हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण प्रतियोगिता का लक्षण नहीं है? परफेक्ट कंपटीशन का लक्षण कौन सा नहीं है? ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। क्रेताओं की अधिक संख्या, बिल्कुल सही बात है, क्रेताओं की संख्या भी अधिक होती है और विक्रेताओं की भी अधिक होती है, तो दोनों ऑप्शन ये तो सही है। समरूप वस्तु भी होती है, तो ये 3 क्वेश्चन सही है, ये इसके ऑप्शन सही हो गए। कौन सा लक्षण सही नहीं है? कीमत विभेद, यानी कि ऐसा मार्केट जहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन है, कहाँ पर होगा? जहाँ पर क्रेता भी बहुत सारे हैं, विक्रेता भी बहुत सारे हैं, वस्तु भी बहुत सारी हैं, और वस्तुओं का मूल्य भी सब जगह एक है, और वस्तु भी हर जगह एक है। तो भैया कीमत विभेद वहाँ पर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 15, सीमांत प्रतिस्थापन दर MRS निम्नलिखित में से किस में पाई जाती है? मांग का नियम, अंधिमान वक्र विश्लेषण, परिवर्ती अनुपात नियम, या पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बाजार। 15वां क्वेश्चन है, मार्जिनल रिप्लेसमेंट रेट निम्नलिखित में से किस में पाई जाती है? अंधिमान वक्र विश्लेषण में, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में। क्वेश्चन नंबर 16, एक उपभोक्ता की मांग को प्रभावित करती है? उपभोक्ता की आय बिल्कुल करेगी, वस्तु की कीमत बिल्कुल करेगी, बाजार में अन्य वस्तुओं की कीमत करेगी, अन्य सभी। तो ये सारा ही आंसर सही है, इसका 4 नंबर है इसका आंसर, ठीक है। 17वां क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु की आय शून्य हो, सॉरी व्यक्ति की आय शून्य हो, तो उसका उपभोग स्तर क्या होगा? देखिए, उसका उपभोग स्तर शून्य तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ उसका उपभोग स्तर अधिकतम भी नहीं हो सकता, ऋणात्मक भी नहीं हो सकता, क्योंकि इंसान है, कुछ तो खाएगा, कुछ तो उसकी आवश्यकता होगी। भाई न्यूनतम हो सकता है उसका, ठीक है, न्यूनतम इसका आंसर होगा। 18वां क्वेश्चन, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का सूत्र क्या है? मार्जिनल कंज्यूम प्रवृत्ति यानी ट्रेंड का फॉर्मूला क्या है? तो इसका फॉर्मूला है डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई, डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई। अब ये C क्या है और Y क्या है भाई, ये भी समझना होगा, है ना। तो C का मतलब होता है कंजम्पशन, उपभोग, और Y का मतलब होता है यील्ड यानी आय,
अर्निंग। क्वेश्चन नंबर 19, मांग की लोच को प्रस्तुत करने का श्रेय जाता है। अगर ये क्वेश्चन का आंसर आपने दे दिया, समझ लीजिए आपने पढ़ाई की है। तो मांग की जो लोच है, डिमांड ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसका श्रेय किसको जा रहा है भाई? इसका श्रेय जाता है मार्शल को। ठीक। क्वेश्चन नंबर 20, प्रभावी मांग का विचार किसने दिया? प्रभावी मांग यानी कि इफेक्टिव डिमांड। तो इफेक्टिव डिमांड का जो प्रस्ताव दिया, विचार दिया, वो कीन्स ने दिया। आगे चल रहे हैं 21 क्वेश्चन पर। इनमें से किस बाजार में किसी वस्तु की कीमत न्यूनतम होगी? देखिए, वस्तु की कीमत न्यूनतम, न्यूनतम यानी कि मिनिमम। तो ये मिनिमम का चक्कर कहाँ होगा? जहाँ पर हर जगह एक ही जैसी चीज़ मिलेगी, खरीदार बहुत सारे हैं तो दुकानदार भी बहुत सारे हैं, और जी वस्तु भी एक जैसी है, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता भाई। अब पूर्ण प्रतियोगिता है, इसका मतलब हर जगह एक जैसी वस्तु है, तू नहीं देगा तो दूसरा देगा भाई। तो यानी कि रेट जहाँ पर मिनिमम होंगे वहीं पर खरीदेगा व्यक्ति। तो ये पूर्ण प्रतियोगिता में है। क्वेश्चन नंबर 22, जब आय यानी कि वाई में वृद्धि 100 रुपये हो और उपभोग यानी कंजम्पशन में वृद्धि 40 हो, वृद्धि या कमी को आप डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। तो ये डेल्टा बाई और डेल्टा सी दे गए हैं। डेल्टा सी और डेल्टा वाई कहाँ पर आ रहा था? उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति के आधार पर। तो सीमांत प्रवृत्ति का फॉर्मूला क्या था? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा सी तो हो गया आपका 40 और डेल्टा वाई हो गया आपका 100। तो ये आ गया आपका 2/5, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर। ठीक। आगे लास्ट क्वेश्चन है भाई इस यूनिट का, कि भारत में निम्नलिखित में से किस बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है? कार के बाजार में, नमक के बाजार में, गेहूं के बाजार में, या इनमें से किसी में नहीं? तो बताओ। जो इसका हाल फिलहाल आंसर है वो है गेहूं का बाजार। क्यों? क्योंकि गेहूं का बाजार एमएसपी डिसाइड होता है, सरकार एमएसपी डिसाइड करती है, मिनिमम सेलिंग प्राइस। ठीक। बाकी कार का बाजार मूल्य अलग अलग हो सकता है, नमक का मूल्य भी अलग अलग हो सकता है। ठीक है भैया, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बने रहिएगा कॉमर्स की दुनिया के साथ। थैंक यू सो मच।